ये जो टाइप ऑफ बेंच फेल्यूर थी, बेंच फेल किस कारण से होती है, उसको हम लोग एक रीजन के तहत देखेंगे कि किस कारण से बेंच, जो ओपन कास्ट माइन की बेंच है, वो फेल होती है, जिसमें लगभग जो आपके नीचे में जो बेंच के ऊपर जो आदमी काम कर रहे होते हैं, डंपर ऑपरेटर हो, डोजर ऑपरेटर हो, ड्रिल ऑपरेटर हो, या एक्सप्लोसिव कैरियर हो, जो स्टेमिंग चार्जिंग करने का काम कर रहे हैं, वो सब जो है उसके साथ बह जाते हैं। या जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, उस बिल्डिंग जो है भूकंप आने से पूरी तरह से जैसे ढह जाती है और एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। जैसा कि आपके जो ईसीएल में नवंबर 2017 में ये राजमहल माइंस थी, राजमहल माइंस थी, इस राजमहल एरिया का ललमटिया जो है माइंस था, वहां पर ये हाँ तो आने लगा। हाँ कुछ कह रहे हैं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। रोहित तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, चलिए ठीक है। नो सर। हाँ आवाज, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग जो है, ये राजमहल ललमटिया माइंस में एक्सीडेंट हुई थी, फेल्यूर ऑफ बेंच का, जिसके संबंध में हम लोग यहाँ पर प्लेनर फेल्यूर का पहला टाइप देखने वाले हैं। 4 प्रकार नाम जान चुके थे, जो कि नाम था प्लेनर फेल्यूर, दूसरा था सर्कुलर फेल्यूर, तीसरा था वेज फेल्यूर, और चौथी थी टॉपलिंग फेल्यूर। तो इसमें जो है अपन लोग प्लेनर फेल्यूर देखने वाले हैं। ये आपका बेंच है, ओबी बेंच जिसको कहते हो, ओबी बेंच, यानी कि ओवर बर्डन बेंच। ओवर बर्डन जिसको आप नाम देते हो, किसके ऊपर? आप अपने सर के ऊपर जब कोई बर्डन ले लेते हो तो आपको टेंशन हो जाता है। तो ये ओवर बर्डन जो रहती है, किसके ऊपर रहती है प्रियांशु? सरफेस के ऊपर। शिवम? कोल के ऊपर, कोयले के ऊपर ये बोझ रहता है, पत्थर का बोझ रहता है। उस बोझ को हम लोग हटाते हैं और अपने सर का टेंशन को हटा करके अपने आप को फिट रखने का काम करते हैं, अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं। तो यहाँ पर कोयले के ऊपर जो बोझ रहती है उसी को ओवर बर्डन बोलते हैं। और ओवर बर्डन ये बी फॉर बेंच हो गई। इसमें अगर डिसकंटिन्यूटी अगर गई हुई है, जिसको आप पिछले क्लास की वीडियो आप देखोगे या जो नए कैंडिडेट हैं वो देखेंगे, तो वो समझेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्या है। लेकिन आप इतना समझ लो अभी केवल कि डिसकंटिन्यूटी एक बेडिंग प्लेन होती है, जो कि रॉक के बीच में ये कुछ इस तरीके से अगर गुजरी हुई है, तो इस प्लेन के तहत ये जो यहाँ से ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से खिसक करके यहाँ पहुंच जाती है और ये जो है नया फॉर्म हो जाती है। इस टाइप से ये वाली में इसकी थ्रो जो है नीचे तक जो है गिरती है। तो ये वाली ब्लॉक यहाँ आके पहुंच गई, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लेनर फेल्यूर। एक प्लेन के तहत, बेडिंग प्लेन के तहत, बेडिंग प्लेन, ये बेडिंग प्लेन के अलोंग में फेल्यूर हो गई, जिसको आप कह रहे हो प्लेनर के तहत फेल्यूर होने के कारण प्लेनर फेल्यूर। ये हो गई पहला, जिसका रीजन क्या है? फिगर आपने देख लिए, नाम जान लिए, और रीजन आपको जाना है ड्यू टू डिसकंटिन्यूटीज। जो ऑडियो शायद ऑन है, वो अगर ऑफ कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? कुछ आवाज आ रही है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूटीज, है ना? ये इसकी रीजन हो गई। तो आपने पहला जो है प्लेनर फेल्यूर देख लिया। अब दूसरी फेल्यूर आप लोग देखने वाले हैं। समझ में आ गई प्लेनर फेल्यूर प्रियांशु? यस समझ में आ गया। ठीक है, तो ये प्लेनर फेल्यूर जान गए, डिसकंटिन्यूटीज के कारण से होती है। अब अगर रॉक के अंदर में बीच बीच में या
कहीं पर भी लूज सॉफ्ट रॉक है या सॉइल या मड है, सॉइल है या मड है, तो उस केस में हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी जो फेल्यूर है वो है सर्कुलर फेल्यूर। आतिश भाई हमको लेके आना है, बनवा दो। प्रियांशु, किसी की ऑडियो ऑन है? आशुतोष श्रीवास्तव ऑडियो ऑफ करें। हाँ आशुतोष जी, आपकी वीडियो तो ऑफ, हाँ देख लो। तो यहाँ पर आशुतोष जी अपना ऑडियो ऑफ करके रखें। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं सर्कुलर फेल्यूर का पिक्चर। मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि और आपका पिक्चर जो है क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, परमानेंट मेमोरी में। तो हम लोग जो है ये 3 डायमेंशन का ये स्लोप बनाए हैं और इस स्लोप को इस टाइप से दिखा रहे हैं। और ये जो है निचला जो बेंच है उसका ये प्रकार है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये बेंच का टॉप है, ये बेंच टॉप है और ये जो है बॉटम बेंच का टॉप है। समझ रहे हैं? टॉप ऑफ बॉटम बेंच। इसके नीचे आपको एक दूसरी फिर बेंच होगी। तो यहाँ पर ये जो फेल्यूर है, जब इसके बीच में मड रहती है तो हम लोग ये देखते हैं कि ये सर्कल सा यहाँ पर फेल्यूर हो करके ये फ्लो हो जाता है। सर्कल का शेप में कट करके यहाँ का जो ओबी है वो जो है फेल्यूर हो जाता है और ऐसा फ्लो हो जाता है। तो इस टाइप का जब फेल्यूर अपने को दिखाता है तो ये जो है सर्कुलर फेल्यूर कहलाती है, सर्कुलर फेल्यूर। इसका रीजन आपको पूछेगा कि which type of failure occur due to the soft rock या mud और soil, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लगाना होगा सर्कुलर फेल्यूर। रीजन ध्यान में रखते हुए आप जो है फेल्यूर पर टिक लगाने का काम कीजिएगा। तो ये सर्कुलर फेल्यूर समझ में आ गई? मोनू, सर आपने रीजन क्या बताया? सर रीजन आपने दोबारा क्या बताया? सॉफ्ट रॉक, ड्यू टू सॉफ्ट रॉक, सॉइल, मड, डेब्री। तो ये जो है सॉफ्ट रॉक, सॉइल, मड या डेब्री जब रहती है तो ये जो है फेल होता है। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गई हो। अब मैं इसको मिटाता हूं, तीसरे फेल्यूर पर आता हूं। मिटा दो इसको प्रियांशु। ये टॉप ऑफ बॉटम नीचे में क्या लिखा है? डेब्रीज। ये जो है देख- बेंच टॉप है, बेंच हाँ। टॉप है। मतलब ये जो बेंच एक है, बेंच हम लोग जानते हैं कि इसको 2D डायमेंशन में, 2 डायरेक्शनल डायमेंशन का जब मैं पिक्चर बनाया था तो उसमें देखे थे कि ये एक बेंच है। ये पूरी जो है मैं 3D में इसको शो करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ये टॉप दिखाई दे रही है, साइड दिखाई दे रही है, ये फ्रंट दिखाई दे रही है। एक बेंच का ये पिक्चर है। एक बेंच की इस पिक्चर में इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टॉप, बेंच का टॉप। और ये वाली जो है ये दूसरे बेंच की टॉप है जो कि आपको यहां दिखाई दे रही है। ये टॉप ऑफ बॉटम बेंच है। इसके ऊपर ये फ्लो होकर के यहां जो है गिर जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी, यहां तक फैल जाएगी। इसकी फ्लो की अमाउंट कहां तक जाएगी ये डिपेंड करती है कि ये कितना लंबा घेरा ले रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये टॉप ऑफ बॉटम बेंच है और ये टॉप ऑफ टॉप बेंच है। अप मतलब ऊपरी सतह, ठीक है? मिटा दो इसको। क्रेस्ट भी बोलते हैं ना? क्रेस्ट हम लोग चोटी को बोलते हैं। हम लोग जो ये क्रेस्ट का ये वाली जो है एज हो गई और ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो होता है वो क्रेस्ट कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है? दोनों क्रेस्ट के एजेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एज ऑफ क्रेस्ट कहलाती है। और यहाँ जो है ये
एज ऑफ टोज कहलाती है, टो जो कि पैर की अंगूठा अपना TOE टो कहलाता है। तो ये टो को मिलाने वाली, जैसे ये वाली जो पॉइंट है आपकी इधर साइड में आपकी पैर की अंगूठा रहती है और इधर लिटिल वाली फिंगर रहती है, तो इसको मिलाने वाली जो होती है, जो टो से ये वाली जो बेंच रहती है, इसको बेंच स्लोप का एंगल बोलते हैं, जिसका मैं पहले के वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं, बता चुका हूं कि बेंच एंगल या स्लोप एंगल किसे कहती है, किसे कहते हैं। आप वीडियो को फॉलो करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में टर्मिनोलॉजी को मैं डिफाइन किया हूं, आपको फिर से अगर कहोगे तो डिफाइन कर दूंगा अपने इस क्लासेस में। तो मैं जो है इसको मिटा दूं। यस सर। ठीक है, अब आते हैं तीसरी फेल्यूर पर, जो कि राजमहल के ललमटिया माइंस में हुई थी, वही फेल्यूर यहाँ पर आपके बनने वाली है। एक तीसरा है वेज फेल्यूर, WEDGE, वेज फेल्यूर। वेज फेल्यूर का जो रीजन है, जब दो, देखिए अगर आपकी इस टाइप से दिखाई दे रही है डिसकंटिन्यूटी, मतलब एक लेयर है दो रॉक के बीच में जिसमें कार्बोनिक मिनरल्स भरे हुए हैं, लूज सॉइल भरा हुआ है, ऐसे है तब तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही ऐसे हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है, अगर ट्रिबल कहिए तो 3 जंक्शन पे ज्यादा कमजोर होती है और 4 जंक्शन हो जाएगी अंडरग्राउंड का, तो उस जगह का रूफ रॉक ज्यादा और जो है इफेक्टिव हो जाता है, वहां और ज्यादा कमजोर होती है। तो उस केस में ये जो वेज फेल्यूर होती है, 2 डिसकंटिन्यूटी जब इंटरसेक्ट करते हैं, 2 और मोर डिसकंटिन्यूटी इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद, आप लोग जानते हो, इंटरसेक्ट द 2 or more discontinuities, जिसको आप बेडिंग प्लेन भी कहते हो, डिसकंटिन्यूटीज और बेडिंग प्लेन। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आपकी। क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट कीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और क्लियर नहीं हो रही आवाज। प्रियांशु क्या कह रहे हैं? उसका नेटवर्क, इसलिए अब मैं यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है अब। हाँ, ब्रो तुम्हारा नेटवर्क प्लेस प्रॉब्लम आ पर- रहा है, उधर से वॉइस क्लियर आ रहा है। हाँ, तो कहीं कहीं का नेटवर्क का इशू हो सकता है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो नेटवर्क अच्छे जगह पर रख करके बीच बीच में ब्लैक ब्लैक दिख रहे, ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं सर बीच बीच में। अच्छा, तो वो नेटवर्क, आपकी नेटवर्क की इशू है और आपको थोड़ा सा नेटवर्क वाले प्लेस में रख के स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर वेज फेल्यूर, अब क्लियर दिख रहे हैं सर। तो यहाँ पर वेज फेल्यूर की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेज फेल्यूर होता क्या है। तो फिर से मैं 3 डायमेंशनल बेंच का फिगर बनाने वाला हूँ, वही जो है वही पिक्चर फिर से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ये जो है बेंच का टॉप रेंसू बोलते हैं, इसको बेंच टॉप बोल रहे हैं। और ये जो है स्लोप है, जो बेंच स्लोप होती है, जिसको हम लोग 60 to 80 डिग्री के बीच में रखते हैं विद द परमिशन ऑफ DGMS। रेगुलेशन में अपना कहा हुआ है 45 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे हमको फेल्यूर दिखानी है, इसलिए पिक्चर पूरा मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, केवल वही जो मैं ड्रॉ किया। अब इसमें देखिए कि वेज फेल्यूर, ये पिक्चर तो दिख रही होगी। अब यहाँ पर जो वेज होती है इस टाइप का। हेलो, हाँ, एंगल बना के मेंशन कर दिए कहाँ पे 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसकी टर्मिनोलॉजी को हम जो है नेक्स्ट में बताएंगे। अभी मैं बताने वाला हूँ बेंच वेज फेल्यूर। तो टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम लोग आते हैं कि वेज फेल्यूर और टॉपलिन फेल्यूर क्लियर करने के बाद तो टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन आएगी, वो मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। अभी मैं ये वेज फेल्यूर को बता दूं, क्योंकि वेज फेल्यूर बता, इसमें जो है डिसकंटिन्यूटीज इस टाइप से गई हुई है और इस टाइप से गई हुई है। अगर ये डिसकंटिन्यूटीज इंटरसेक्ट जहां पर हो रहे हैं, ये देखिए, ये जो है डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई है,
इंटरसेक्ट हो गई। इस केस में ये जो है इस टाइप का पिक्चर लेते हुए फेल हो जाती है और इसका जो फेल्यूर का पोर्शन है पूरा फ्लो होते हुए नीचे की ओर बह जाता है। तो इस टाइप का जब आता है डब्ल्यू स्ट्रक्चर का, तो जिसको हम लोग कहते हैं वेज फेल्यूर, वेज फेल्यूर। और ये जो है वन डिसकंटिन्यू, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटीज, और ये जो है सेकेंड डिसकंटिन्यूटी है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाली जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मैं बोल दे रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, शायद ये दिख रही है प्रियांशु? यस सर, यस सर। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की तरह फेल्यूर होता है, ये पूरा मटेरियल कट करके फ्लो हो करके नीचे वाले बेंच पर बह जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेज फेल्यूर। समझ में आया शिवम विश्वकर्मा? यस सर। तो हाँ सर, समझ में आ गया। वेज स्ट्रक्चर ड्यू टू द इंटरसेक्टिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज या वेटिंग प्लेन्स। अब आते हैं चौथी फेल्यूर पर, जिसको हम लोग टॉपलिंग फेल्यूर कहते हैं। मैं ये तीनों फेल्यूर को मिटा देता हूं ताकि विजिबिलिटी आपकी अच्छी बनी रहे। ये तीनों रीजन को भी मिटा दे रहा हूं। आप लोग का रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूं ना प्रियांशु? हाँ कर दिया हूं शायद। तो ये जो है चौथी फेल्यूर है आपका, कौन सी फेल्यूर? टॉपलिंग फेल्यूर। टॉपलिंग फेल्यूर। इसमें जब हम लोग देखते हैं कि ये जो बेंच का टॉप है और ये जो है स्लोप है बेंच का, इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर इस टाइप का जब बेडिंग प्लेन्स रहता ही रहता है, रॉक में हमको दिखाई देती है। और ये आपको अलग अलग रेंज में आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग डिसकंटिन्यूटी इस रूप में दिख रही है। तो जब ये वाली पार्ट फ्लो होती है, ये वाली पार्ट गिरती है, तो गिर करके यहां तक ये जो है ले लेती है और ये जो है फ्लो होकर के यहाँ पर ये जो है गिर जाती है। तो यहाँ पर गिरी, फिर जब इतना पार्ट इसकी गिरी है तो ये इतना पार्ट नीचे का बचा हुआ है, तो सेकंड वाला पार्ट का कुछ पोर्शन गिरता है, यहां तक गिरेगा। अरे बात समझे, क्योंकि ये सपोर्ट करके रखा है। पहला वाला यहां से यहां तक अगर गिरा, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक गिरा और फॉल डाउन हो गया, यहां पर ब्लॉक के रूप में गिर गया, लेकिन ये जो है नहीं गिरा है, तो इसके टॉप वाला जो है दूसरा बेड लेकर के गिरेगा, दूसरा लेयर लेकर के गिरेगा, और ये वाला पोर्शन जो है लेकर के ये वाला गिरेगा। तो ये देख रहे होंगे कि टॉप का पोर्शन जो है लेयर बाय लेयर फॉल डाउन होता है। तो उस फेल्यूर को हम लोग जो है क्या कहते हैं? टॉपलिंग फेल्यूर। टॉपलिंग फेल्यूर, टॉपलिंग फेल्यूर। यहां पर जो प्रियांशु पूछ रहे थे, क्या चीज? मैं इसको स्लोप एंगल और सर पहले उसका रीजन जो प्रॉपर है सर वो बता देते ना सर, टॉपलिंग फेल्यूर का। तो रीजन जो है ये जान लीजिए। रीजन टॉपलिंग फेल्यूर जो है, जब इसमें मल्टीपल वर्टिकल बेडिंग प्लेन्स
मल्टीपल वर्टिकल बेडिंग प्लेन्स, जैसा कि आप पिक्चर में देखे थे कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, आपको क्या दिखाई दे रही थी? बेडिंग प्लेन्स दिखाई दे रही थी। और उसी बेडिंग प्लेन्स के तहत जो है क्या हो जाता है, वो फॉल डाउन हो जाता है। फ्रंट वाली जो फॉल डाउन होती है उसकी पीछे वाली थोड़ी कम फॉल डाउन होती है। तो उसका रीजन लिख लीजिएगा, मल्टीपल वर्टिकल बेडिंग प्लेन्स। मल्टीपल जो कॉन्साइड नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन पहले वाली जब गिरेगी तभी जो है दूसरी वाली जो है गिरती है। बेडिंग प्लेन्स, यहां तक कि ये जो है इसको और जॉइंट्स भी बोला जाता है, जॉइंट्स या स्लीप, जॉइंट स्लीप, ये जो है बोले जाते हैं। उनके कारण से ये जो है टॉपलिंग फेल्यूर्स हमको देखने को मिलती है। एक यहाँ पे रीजन थी कि हिडन वर्ड याद रखिएगा कि हिडन रीजन जो दिया हुआ था ललमटिया खदान का, कि हिडन जो है उसमें स्लिप थे, जिसके कारण से वो बेंच जो है फेल्यूर होती है। हिडन मतलब छिपा हुआ रॉक के अंदर अगर है तो वो जज नहीं हो पाती है। लेकिन इसीलिए डीजीएमएस कह चुका है, जो हमारी रेगुलेशन है 106 और 108, उसमें कहा हुआ कि आपको बेंच फॉर्मेशन करने के पहले बोर होल करके सैंपल लेना है, सैंपल लेके भेजना है सिमफॉर्म में, उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है, जिसके रॉक के बारे में सब कुछ आपको पता कर लेना है, कहां पर क्या है, कौन सी ज्वाइंट है। जब बोर ले करके आप भेजते हो 200 मीटर के इंटरवल पर, तो वो जो है हमको पूरी जानकारी लगभग मिल जाती है अपने माइंड बाउंड्री के अंदर का। तो ये हिडन स्लिप के कारण से ललमटिया माइंस में एक्सीडेंट हुई थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं किसके ऊपर, टर्मिनोलॉजी पर। पांडे जी पूछे थे ना, आप आगे बढ़े हम लोग। टर्मिनोलॉजी जिसमें रेशो पूछे हुए थे कि बेंच एंगल होता क्या है। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा वर्टिकल बना दिया हूं, इसको क्रॉप कर देता हूं। प्रियांशु आपका क्या था प्रश्न? एंगल इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है डीजीएमएस 106 जो रेगुलेशन है उसमें कहा हुआ है कि जो बेंच का पिट स्लोप एंगल है, पिट स्लोप एंगल, जिसको अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल भी कहते हैं, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल। ये जो है आपको कानून में कहा है 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगी, 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगी, या उस एंगल से अधिक नहीं होगी जो मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज होती है? प्रकाश पांडे जी बता सकते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए प्रियांशु। आप, हाँ, जो कौन बता रहे हैं? सर नरसिंह शिवम सर। हाँ नरसिंह, बताइए। सर कोई भी सॉफ्ट कोई भी ऐसा लूज मटेरियल जो बिना किसी चीज के ऑटोमेटिकली अपने एंगल पे एकदम स्थित हो जाए, वो उस चीज का एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो जो इंक्लाइन प्लेन है, हाँ। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, हाँ। यहां पर डेफिनेशन के रूप में आपको बोलना होगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल देता हूं, मेरे हाथ में एक बोरी बालू है, एक बोरी बालू है, मैं उसको जमीन पे उड़ेल दे रहा हूं। तो ये बालू जब उड़ेलते हैं तो बालू का जो स्लोप होता है वो धड़कते जाता है, फिसलते जाता है जैसे जैसे आप उड़ेलते जाते हैं, और एक कोन का शेप बना देता है, एक कोन का शेप बनाता है, कोन का इस टाइप से शेप बनाता है। तो ये जो बालू सरक रही है, ये जो प्लेन है, स्लोप जिसको आप बोलते हो, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन है धरती जिस पर आप उड़ेल रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल ही कहलाती है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ, जिसको नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, नेचुरल
एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और वो हर मटेरियल की अलग अलग होती है। आप बालू उड़े लोगे, उसकी एंगल ऑफ रिपोज धरती के साथ कुछ और बनेगी। चावल उड़े लोगे तो उसकी एंगल ऑफ रिपोज कुछ और बनेगी। गिट्टी उड़े लोगे उसकी एंगल ऑफ रिपोज अलग बनेगी। ठीक इसी तरीके से जो हमारी रॉक है, जब हम लोग उसको उड़ेलते हैं, डंप करते हैं डंपिंग में, तो वो जो है 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए जो एंगल ऑफ रिपोज है। जो एंगल ऑफ रिपोज से अधिक नहीं होती, ये कहा हुआ है। अब यहाँ पर सर एंगल ऑफ फ्लीट, एंगल ऑफ फ्लीट, फ्लीट एंगल, हम लोग जब वाइंडिंग करते हैं, है ना, वाइंडिंग में पहुंच गए हैं हम लोग, इस शब्द से फ्लीट एंगल जिसको बोलते हैं, फ्लीट एंगल। ये वाइंडिंग चैप्टर की है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये हेड गियर पुली है। हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये अलग चैप्टर की है। ये जो है हेड गियर पुली। नो सर वाइंडिंग में कीजिएगा सर, अभी कंटिन्यू सर। हाँ, तो ये एंगल ऑफ फ्लीट पूछे थे, तो अभी हम लोग वाइंडिंग वाले जब चैप्टर आएंगे तो एंगल ऑफ फ्लीट, जनरली जो एंगल होती है वर्टिकल प्लेन के साथ, जब हमारी जो मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉइंट पर ड्रम जो रहती है, पिक्चर बना करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि ड्रम के ऊपर जब अधिकतम किनारे पर जब रस्सा रहती है, वो रस्सा जब वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती है, वर्टिकल प्लेन के साथ, वही जो एंगल ऑफ फ्लीट कहलाती है। चलिए हम लोग उसको अभी रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि एंगल ऑफ फ्लीट क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि किसकी, अल्टीमेट एंगल ऑफ अल्टीमेट पिच स्लोप एंगल या पिच स्लोप एंगल। तो यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट दिखाई दे रही थी, ये पॉइंट कहलाती है क्रेस्ट। दिख रही है सबको, क्रेस्ट यानी चोटी, मंदिर की चोटी। ये जो है तो मोस्ट बेंच का ये क्रेस्ट है, और ये जो है टो है, बॉटम मोस्ट बेंच का टो है, यहीं तक बनाते हैं। ये जो है बॉटम मोस्ट बेंच का टो है। बॉटम, ये जो है टो है, TOE टो। अब इसको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, मैं इसको मिलाता हूं, ये वाली पॉइंट को इस पॉइंट से, ये इमेजिनरी लाइन यहां से यहां तक देखिएगा। अब मैं इसको डार्क से मिला दे रहा हूं, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, यही एंगल कहलाती है पिच स्लोप एंगल। पिच स्लोप एंगल जो 37 डिग्री 37.5 डिग्री से अधिक नहीं रहेगी। या तो ये स्पॉइल बैंक का होता है ना, है, स्पॉइल बैंक का होता है ना। हाँ, हम लोग जो है ये डंप जो करते हैं, उसका डंपिंग जो करते हैं, डंप का जो क्रेस्ट है, डंप बेंच भी बोलते हैं उसको, अल्टीमेट पिच स्लोप एंगल, अल्टीमेट पिच स्लोप एंगल। ठीक है, तो ये हो गई। अब यहां पर हम लोग जो है ये समझ गए क्या चीज, जिसको अल्टीमेट पिच स्लोप एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर बेंच का जो फेस होता है, ये वाली बेंच, पर्टिकुलर एक बेंच जो हॉरिजॉन्टल के साथ बेंच का स्लोप जो एंगल बनाता है, उसको हम लोग स्लोप एंगल या बेंच एंगल बोलते हैं। बेंच एंगल, बेंच या स्लोप एंगल, और स्लोप या बेंच स्लोप भी बोलते हैं, बेंच स्लोप, बेंच स्लोप एंगल या बेंच स्लोप भी बोलते हैं। तो ये थीटा होती है। यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से, 10 मिनट के सिंबल आगे, चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से ये जनरली हमारा 45 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, 45 डिग्री से नॉट ग्रेटर देन होनी चाहिए। और सर रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा ना सर, परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर देगा ना इस केस में? नहीं, आप देख लीजिएगा उसमें, हमको लगता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है ना, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस CIM। फिर भी आप कंफर्म हो लीजिएगा जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है या फिर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है ना। 106 108 में क्लियर की हुई है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको 60 to 80 डिग्री, क्योंकि इतना डिग्री हम लोग काम करेंगे तो हर जो माइंस है लगभग उसके लिए परमिशन लेता ही है। 45 डिग्री पर काम नहीं चल पाती, हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है, तो वहां पर हम लोग 60 to 80 डिग्री विद द परमिशन ऑफ CIM रखते हैं, ये बेंच स्लोप। लेकिन अल्टीमेट स्पीड स्लोप जो होगी 37.5 डिग्री से अधिक का परमिशन नहीं देता, और न एंगल ऑफ जो रिपोज है उससे अधिक नहीं देता। तो ये आप रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होगा सर। हाँ, तो उसको क्लियर कर दीजिएगा, RIM है तो RIM कर लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको बेंच एंगल, है ना। क्रेस्ट समझे, टो समझे। अगर और कोई टर्मिनोलॉजी है तो बताइए, है ना। हम लोग जो है, नहीं तो अगला वाला जो फेल्यूर है, डंप फेल्यूर मिटा दिया मैं, आप लोग जहां तक है समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके जो मैं भेजूंगा तो आप जो है और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस फॉइल का कोई हाइट वगैरह भी होता है क्या? हाँ होता है, स्पॉइल डंप। स्पॉइल डंप ये कहा गया है, अगर मैं बनाऊं यहां पर, तो ये 30 मीटर से अधिक हाइट नहीं रखी जाएगी। एक बेंच की जो हाइट होगी वो 30 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी। अगर ये 30 मीटर से अधिक रहती है तो 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल रहेगी। अगर 10 मीटर वर्टिकल हाइट है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कितनी होनी चाहिए, उसका 1.5 गुना होना चाहिए। इतना एंगल वाला आपको बनाना होगा। और इस तरीके से ये जो ओवरऑल हाइट होता है, ओवरऑल हाइट जो होता है वो 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल हाइट जो होता है इसके संबंध में DGM सर्कुलर में बताई गई है। आपको रेगुलेशन में केवल यही बताया गया है कि 30 मीटर से अधिक हाइट का एक बेंच नहीं होगी। यहाँ पर मैं प्रकाश पांडे से पूछना चाहता हूं कि अगर ओवरऑल हाइट ऑफ द डंप 100 मीटर है तो नंबर ऑफ बेंच कितने बनेंगे अगर 25 मीटर का आप बनाते हो? एक बेंच, डंप का बेंच जो है 25 मीटर का बनाते हो, प्रकाश पांडे जी कितने डंप बना सकते हैं आप? कितने डंप बेंच बनेंगे? हाँ, क्लियर नहीं हो रही है। 25 से आपको डायरेक्टली भाग देना है, जो 25 चौको 100 हो जाएंगे, तो 4 बेंच, 4 डंप बेंच बनेंगे। तो एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा जो है यहाँ से आप इसको बना डालोगे, तो 4 डंप बनेंगे। लेकिन प्रत्येक की हाइट ध्यान में रखना कि 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। एक अगर 30 का बनाते हो तो दूसरा 10 का भी बना सकते हो, लेकिन 30 से अधिक नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो 30 मीटर से अधिक हाइट नहीं होगी। इसमें एक और बात 108 में ही कहता है, जिसकी आप देख चुके होंगे, कि एक फिगर है 100 मीटर। 100 मीटर, तो यहां पर जो बेंच जो रहती है, ये बेंच के ऊपर में हम लोग बर्म बनाते हैं, और इस बर्म की साइज की भी जिक्र कर लेंगे। ये जो बर्म की साइज होती है, यहां पर जो मटेरियल हम लोग डंप करते हैं, ये डंपर है, और ये डंपर के साथ ये बर्म लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब ये डंपर अपना डाला को उठाता है और डंप करने का कोशिश करता है, तो ये मटेरियल जब गिरती है तो ये मटेरियल गिर करके दूर तक फ्लो होती है। उस केस में ये कहा गया है कि 100 मीटर के अंदर में आपकी कोई भी 100 मीटर के अंदर में आप इसके एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। 100 मीटर के अंदर में एक्सटेंशन आप जो है इसको नहीं कर सकते। किसके 100 मीटर के अंदर में? बिल्डिंग या रेलवे है, या फिर जो है कोई प्राइवेट लैंड है जो माइन ऑनर का नहीं है, वैसे जो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं उनके 100 मीटर के अंदर आप जो है इसको डंप नहीं करोगे। तो इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ फिगर्स हैं जिसको हम लोग जो है स्टडी स्पॉइल डंप के तहत करते हैं।
जिसमें ये फिगर्स आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है, दिमाग में आप बैठा लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे जो है चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं इसके क्वेश्चंस जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस 2020 के आए हुए हैं या उसके पहले जो एग्जामिनेशन 2017 में ये हुई थी, 2016 में हुई थी, उसके क्वेश्चन पेपर मैं सुबह अपलोड करने वाला हूं। अपलोड क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, आप लोग स्टडी करते जाना और उसके पर जो सॉल्यूशंस होंगे उसके रीजन हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर क्लास ओवर करता हूं। सर मुझे एक डाउट पूछना है सर। हाँ पूछिए। सर एनसीएल के पेपर में शायद एक दो बार ऐसा सवाल आया है सर, मैं डेफिनेटली श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कुछ सवाल आए हैं कि एनसीएल में कितने ड्रैग लाइन है, 32 हैं कि 23 हैं, ऐसे सर क्वेश्चंस आए हैं सर। तो sure. हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, तो इसका एकदम अपडेटेड डेटा कहाँ मिलेगा सर कि अपन अभी लोग करंट में कितना ड्रैग लाइन चल रहा है एनसीएल सर में? आप, हाँ ठीक है, मैं इसकी जो डेटा है करंट डेटा मैं इकट्ठा करके आपके क्लास में जो है जी करूंगा। ये आप भी कर सकते हो, गूगल से स्टडी करो या फिर जो वहां पे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं उनसे जो है चर्चा करो और वो जो है एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएंगे विथ द जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती है वहां की, उनसे आप कलेक्ट करके कर सकते हो। नहीं तो जो गूगल की अपलोड डेंसियल की जो वेबसाइट होती है उसमें से भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहते हो तो वो सभी मैं जो एनसीएल के जो की वर्ड और की मशीन्स हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन जैसे आप ड्रैग लाइन कह रहे हो या फिर 24 क्यूबिक मीटर की जो सॉवेल्स है, जो बड़ी कैपेसिटी की जो सॉवेल्स है, एक बकेट है वो 24 मीटर की है, या फिर जो सरफेस माइनर है, कितने सरफेस माइनर्स हैं, SM300 है, SM4500 है, तो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनकी संख्या पूछता है ना, और पर्टिकुलर नाम से भी पूछता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जरूर एक डाटा को इकट्ठा करके अपने स्टडी क्लास में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ किसी का क्वेरी? तो कल सुबह हम लोग 6 बजे फिर मीट करते हैं, है ना, विगत वर्ष के हुए क्वेश्चन। हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। स्लीपिंग होल के लिए किससे परमिशन लेते हैं? स्लीपिंग होल के लिए, स्लीपिंग होल के लिए परमिशन यहाँ पर, स्लीपिंग होल के लिए हम लोग परमिशन जनरली नहीं लेना है। हम लोगों को मैनेजर जब वो ऑथराइज कर देता है तो हम लोग स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं, स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं। जहां तक है यही है। अगर आपको और रीजनल इंस्पेक्टर या कुछ और आती है तो बताइएगा, लेकिन मैं जहां तक जान रहा हूं कि मैनेजर से ही परमिशन लेने की बात है स्लीपिंग होल की। ठीक है, क्या बोले सर, थोड़ा सा बताइए, ब्लैक हो गया सर स्क्रीन। मैनेजर परमिशन, मैनेजर ही जो है, मैनेजर से परमिशन लेके हम लोग स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इस